नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं मनीष झा और आप देख रहे हैं मनीष लॉ क्लासेस। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ITR 4 के ऊपर कि ITR 4 किन टैक्स पेयर के लिए जरूरी है और इसमें कौन कौन से इनकम को शो किया जाता है। इसके पहले वीडियो में हमने ITR 1 से लेकर ITR 3 तक को समझा था कि वो किन टैक्स पेयर के लिए जरूरी है और उसमें कौन से इनकम को शो किया जाता है। और आज हम बात करेंगे ITR 4 के ऊपर। ये जो हम बात कर रहे हैं ITR 1, ITR 2, ITR 3 और 4, ये क्या है? अगर आप फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं तो समझिए, कोई भी टैक्स पेयर जब अपने इनकम का डिक्लेरेशन गवर्नमेंट को देता है तो बाय एक फॉर्म सबमिट करके देता है, तो उस फॉर्म का नाम ही है ITR फॉर्म। तो वो टोटल 7 तरह के फॉर्म होते हैं अकॉर्डिंग टू टैक्स पेयर की कैटेगरी के हिसाब से कि वो किस तरह का टैक्स पेयर है। तो ये टोटल 7 तरह के फॉर्म होते हैं जिनका नाम है ITR 1 से लेकर ITR 7 तक। तो हमने ITR 1 से लेकर ITR 3 तक डिस्कस कर लिया है, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और आज हम बात करेंगे ITR 4। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो चलिए समझते हैं। देखिए, ITR 4 का नाम होता है सुगम। सुगम इसलिए दिया गया है ताकि कंपेयर टू अदर फॉर्म ये थोड़ा समझने में, फॉर्म को फिलअप करने में आसान होता है। सबसे ज्यादा जो फॉर्म लगते हैं वो लगते हैं ITR 1, क्योंकि सैलरीड पर्सन है तो अप्रॉक्स 50% जो सबमिट होते हैं फॉर्म वो ITR 1 की तरफ से। उसके बाद अगर सबसे ज्यादा कोई फॉर्म फिलअप होता है तो ITR 4। रीजन ये हाँ है कि यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पशन लिमिट है, फॉर्म को फिलअप करने में सुविधा है और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें जिसको हम समझेंगे। तो चलिए समझ, देखिए ITR 4 जो है वो एलिजिबिलिटी समझिए, एक रेसिडेंट इंडिविजुअल और HUF के लिए है। हमने 1 और 2 में ये समझा था कि मोस्टली सैलरीड पर्सन के लिए होता है, और हमने 3 और 4 में समझा कि इसमें बिजनेस इनकम को शो किया जाता है। तो अब बिजनेस इनकम को शो किया जाता है, लेकिन यहाँ पे सर्टेन रेस्ट्रिक्शन था कि कुछ कैटेगरी के जो बिजनेस होते हैं, जैसे कंपनी अगर कहा, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, LLP, पार्टनरशिप फॉर्म, चैरिटेबल ट्रस्ट, इस तरह के जो बिजनेस होते हैं उसको ITR 3 और ITR 4 में जगह नहीं मिली है। तो उसके लिए अलग कैटेगरी है, उसको हम आगे समझेंगे। तो किसके लिए है? तो इंडिविजुअल के लिए है, जो प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होते हैं, जहां सिर्फ सिंगल मालिक सिर्फ एक आदमी होता है। तो ये, और इसमें क्या है उसको समझिए। देखिए, बोल रहा है हैविंग इनकम फ्रॉम द PGBP, मतलब प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम द बिजनेस एंड प्रोफेशन। बिजनेस मतलब कारोबार, जो मैंने ITR 3 में आपको बताया था, और प्रोफेशन मतलब मान लीजिए जैसे मैं हूँ, एक टीचर का प्रोफेशन होता है, एडवोकेट एक प्रोफेशन होता है, फिल्म स्टार हुआ, चाहे टेक्निकल कोई सर्विस देता है, वो होता है प्रोफेशनल इनकम। तो एक कारोबारी इनकम, एक प्रोफेशनल इनकम से जो पैसे अर्न होते हैं उसको आप ITR 3, ITR 4 में शो कर सकते हैं। समझ गए? अब देखिए, ITR 4 में जो सबसे बड़ी चीज है वो आता है प्रिजम्पशन बेसिस, जिसे लोग प्रिजम्पटिव बेसिस भी कहते हैं। प्रिजम्पशन, प्रिजम्पटिव बेसिस आप कह सकते हैं। अब ये होता क्या है प्रिजम्पटिव बेसिस? तो देखिए, गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया है कि मान लीजिए कारोबारी या प्रोफेशनल कितने भी इनकम क्यों ना करें, हमें कम से कम एक जो सर्टेन लिमिट है, एक गवर्नमेंट की तरफ से एक प्रेस्क्राइब्ड रेट फिक्स कर दिया गया है कि आप हमें इतना शो कीजिए ताकि हमें लगे कि आप काम सही कर रहे हैं और गवर्नमेंट को उस इनकम से कुछ रेवेन्यू आ सके, मतलब टैक्स आ सके। तो गवर्नमेंट ने इसे प्रिजम्पशन बेसिस का नाम देके एक प्रिस्क्राइब्ड रेट फिक्स कर दिया है कि आप इतना मिनिमम अमाउंट आप हमें शो कीजिए, हम आपसे बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं मांगेंगे, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मुझे शो करने की एटलीस्ट जरूरत नहीं है। आप अपने लिए बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कीजिए, मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर आप मुझे एक प्रिस्क्राइब्ड रेट जो मैंने फिक्स की है, अगर आप वो मुझे शो करते हैं तो वो प्रिस्क्राइब्ड रेट क्या है, चलिए उसको समझते हैं। प्रिजम्पशन बेसिस में कहता है कि देखिए, इसमें 3 कैटेगरी कर दिया है कि बिजनेस, प्रोफेशन और ट्रांसपोर्टेड। कहता है कि बिजनेस के लिए सेक्शन 44 AD, ये इनकम टैक्स एक्ट का है, बिजनेस के लिए 44 AD सेक्शन है, जहां गवर्नमेंट ने एक रेट प्रिस्क्राइब्ड की है कि अगर कोई कारोबारी है तो अपने कारोबार का जो भी उसका टर्नओवर होगा, जो भी टर्नओवर होगा उसका 6% या 8% प्रॉफिट मुझे शो करें और उस प्रॉफिट पे जो टैक्स आएगा वो आप मुझे दे दें। तो अब ये 6% और 8% क्या है उसको समझिए। कहता है कि कोई कारोबारी जिसका टर्नओवर कितना भी हो, सपोज कीजिए 1 करोड़ का अगर टर्नओवर होता है, मान के चलिए 1 करोड़ का टर्नओवर होता है, अगर वो फुल्ली डिजिटलाइज करे, मैंने पूरा बैंकिंग ट्रांजैक्शन करे, लेन देन सारा बैंक से हो, तो हम मांगेंगे, गवर्नमेंट उससे मांगेगी कि आप हमें 6% अपने टर्नओवर का प्रॉफिट हमें शो कीजिए, मतलब 6 लाख रुपया, और उस 6 लाख पे जो भी टैक्स आएगा वो आप मुझे दे दें। मैटर क्लोज। आपको हमें बुक्स ऑफ अकाउंट दिखाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है।
समझ गए? जब काम का वो फुल्ली डिजिटलाइज हो, मतलब ट्रांजैक्शन जो हो वो पूरा बैंकिंग ट्रांजैक्शन हो, तो आप अपने कारोबार का टर्नओवर का 6% आप हमें प्रॉफिट दिखाइए, मतलब 6 लाख रुपया दिखाइए एटलीस्ट। अगर आपका ज़्यादा है तो आप ज़्यादा दिखाइए, लेकिन हमने एक रेट फिक्स कर दिया है कि आप हमें इसके नीचे नहीं दिखा सकते हैं। अगर इसके नीचे दिखाएंगे तो हम आपसे बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं मांगेंगे। आप अपने लिए बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कीजिए, मेरे लिए नहीं, हम नहीं मांगेंगे। आप हमें एटलीस्ट इतना दिखाइए, एटलीस्ट, याद रखिएगा, तो हम आपसे बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं मांगेंगे। और अगर आप इससे नीचे गए तो हम आपके ऊपर जांच बिठाएंगे, जस्ट लाइक ऑडिट बाय सीए। आप जांच करवाइए, फिर डिपार्टमेंट के थ्रू उस ऑडिट का स्क्रूटनी होगा। समझ गए? उसी तरह अगर जिनका ट्रांजैक्शन डिजिटल के साथ साथ कैश में भी होता है, मतलब कुछ कच्चा पक्का जिसे समझते हैं कि कुछ ट्रांजैक्शन बैंकिंग मोड में हो और कुछ ट्रांजैक्शन जो हो कैश मोड में हो। बहुत सारे खर्चे होते हैं जो कैश में करने पड़ते हैं इमरजेंसी में। तो जिनका 90% से ऊपर बैंकिंग ट्रांजैक्शन हो वो डिजिटलाइज में आ गए। अब जिनका मान लीजिए 50% डिजिटल होता है, 50% कैश में होता है, तो उनके लिए वो आ जाएगा क्या, 8%। तो उनके लिए कहा जाता है कि अपने टर्नओवर का 8% आप हमें प्रॉफिट शो कीजिए। उस प्रॉफिट पे जो टैक्स बनेगा बस आप मुझे उतना दीजिए, एटलीस्ट। एटलीस्ट बात हो रहा है। अगर आपका 10% होता है, 15% होता है, 20% होता है, तो आप उतना कीजिए, वेल एंड गुड। लेकिन अगर नहीं होता है तो एटलीस्ट आप मुझे अपने टर्नओवर का, अपने कारोबार का इतना परसेंट आप मुझे शो कीजिए, ताकि मुझे ये रियलाइज हो कि हाँ आपका काम सही मात्रा में हो रहा है, हमें प्रॉपर टैक्स मिल रहा है। समझ गए? ये एटलीस्ट की बात कही। यहाँ पे 3 कैटेगरी समझिए। अगर जिसका जितना हो उतना आप दिखा सकते हैं, नहीं तो आपको एटलीस्ट 6% या 8% वाले कैटेगरी में जाना होगा। 6% जो फुल्ली डिजिटलाइज हैं, जिनका ट्रांजैक्शन पूरा बैंकिंग मोड में होता है 90% के ऊपर, और जिनका कैश में भी होता है और डिजिटलाइज भी होता है, मतलब बैंकिंग ट्रांजैक्शन के साथ साथ कैश में भी करते हैं, तो वो 8% हमें दिखाएं। मैंने अपने टर्नओवर का, कारोबार का 8% प्रॉफिट दिखाएं। उस प्रॉफिट पे जो टैक्स बनेगा वो आप हमें दे दें। ये है प्रिस्क्राइब्ड लिमिट अंडर द प्रिजम्पटिव बेसिस, गवर्नमेंट की तरफ से। किसके लिए? बिजनेस पर्सन के लिए, जो सेक्शन 44 AD के तहत आता है। समझ गए? अब यहाँ पे एक चीज आपने सुना होगा, बुक्स ऑफ अकाउंट। तो गवर्नमेंट अगर आप ये रेट शो करते हैं तो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने, मतलब उसको शो करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन ही मत कीजिएगा। बहुत सारे लोगों के मन में ये कंफ्यूजन है कि प्रिजम्पटिव बेसिस का मतलब होता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन ही नहीं करना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बुक्स ऑफ अकाउंट हमेशा मेंटेन करना है। किसी भी लॉ में ये नहीं लिखा है कि ना बुक्स ऑफ अकाउंट आपको मेंटेन नहीं करना है अगर आप ये रेट शो करते हैं तो। अगर ऐसा होता तो रिसेंटली जीएसटी ड्राइव अभी चल रहा है, जहां सारे ऑफिसर खुलेआम नोटिस में लिखा हुआ है कि अगर ऑफिसर आपके बिजनेस एड्रेस पे पहुंचते हैं, प्रिंसिपल एड्रेस और बिजनेस पे, तो आपको सारे डिटेल, मतलब पूरे बुक्स ऑफ अकाउंट को शो करना होगा उनके पास। तब आप ये नहीं कह सकते तो हमारा प्रॉफिट तो 8% है, हम बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन ही नहीं करते हैं। ठीक है? तो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना जरूरी है, नहीं करते हैं तो भी जरूरी है। ये कहीं मेंशन नहीं है किसी भी लॉ में कि बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना जरूरी नहीं है अगर आप ये प्रॉफिट शो करते हैं तो। इनफैक्ट अगर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करेंगे तो अंडर इनकम टैक्स एक्ट 25,000 का फाइन है और जीएसटी एटलीस्ट 10,000 का फाइन है। इस चीज को ध्यान रखें। तो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन बिल्कुल करें। इसके नेक्स्ट वीडियो में हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में ही बनाया है, आप उसे जरूर देखें। समझ गए? तो बिजनेस का पूरा कहानी। अब समझिए प्रोफेशनल, जैसे लाइक टीचर, एडवोकेट, टेक्निकल सर्विस जो देते हैं, फिल्म स्टार लोग जो होते हैं, वो प्रोफेशनल इनकम। प्रोफेशनल इनकम में क्या होता है? मार्जिन बड़ा होता है। तो यहाँ कहा जाता है कि जो भी आप रिसिप्ट लेते हैं, मतलब कोई टीचर अगर फीस लेता है 1000, तो उसके लिए रिसिप्ट हो गया 1000। कोई अगर फिल्म स्टार अगर रिसिप्ट लेता है 1 करोड़ रुपया अपने किसी फिल्म एक्टिंग करने का, तो उसका रिसिप्ट हो गया 1 करोड़, ग्रॉस रिसिप्ट 1 करोड़। अब कहता है उसका 50%, मतलब 1 करोड़ का 50% 50 लाख। ये टीचर अगर 1000 रुपया ले, उसका 50% 500 रुपया। तो उसका 50% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट आप हमें एटलीस्ट शो कीजिए, और उसके ऊपर जो टैक्स बनेगा बस उतना ही दीजिए एटलीस्ट। अगर ज्यादा आप करते हैं तो वेल एंड गुड, देश की प्रगति में आपका भी नाम लिया जाएगा। लेकिन अगर उतना नहीं कर पाते हैं तो एटलीस्ट हमें इतना शो कीजिए, नहीं तो आप ऑडिट कीजिए। तो ऑडिट कीजिए मतलब जांच कीजिए, बाय सीए कीजिए, फिर उस ऑडिट का स्क्रूटनी करेगा कौन? डिपार्टमेंट। तो डबल जांच। तो समझ गए? 3 चीज जो है एटलीस्ट वो दिखाइए, नहीं तो गवर्नमेंट ने जो रेट प्रेस्क्राइब्ड कर दिया है एटलीस्ट उतना दिखाइए।
जैसे प्रोफेशनल में है कि 50% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, जो भी ग्रॉस रिसिप्ट, जो भी ग्रॉस रिसिप्ट आएगा, जो भी पैसा कलेक्ट होगा उसका 50% प्रॉफिट दिखाइए। तो ऑब्वियस सी बात है, कोई अगर 1000 रुपया अगर टीचर फीस लेता है तो 1000 का 1000 में से उसका 500 रुपया तो बचता ही होगा अपना प्रॉफिट मार्जिन, 500 रुपया ही एक्सपेंस होगा हार्डली। अब कोई ये कहे कि नहीं मेरा 100 रुपया ही बचता है, 1000 में से 900 रुपया हम एकोमोडेशन में चला जाता है या बहुत सारे खर्चे चले जाते हैं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। फिर उसके ऊपर क्या लग जाएगा? ऑडिट। तो वो जांच का विषय हो जाएगा। तो गवर्नमेंट कहती है कि आप हमें जो भी बिजनेस करते हैं, जो भी प्रोफेशन करते हैं, हमारे रेट के द्वारा दिया गया प्रेस्क्राइब्ड लिमिट जो है उसके अंडर आप शो करते हैं तो हम आपसे बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं मांगेंगे, लेकिन आप मेंटेन करके रखिएगा। क्लियर है? प्रोफेशनल भी समझ गए 50% ऑफ ग्रॉस रिसिप्ट, बिजनेस में समझ गए 6% जो डिजिटल हो टर्नओवर का, और 8% अगर डिजिटल के साथ साथ कैश में भी कारोबार होता हो तो। अब तीसरा समझिए ट्रांसपोर्टर के केस में, जिनका ट्रक होता है, गुड्स कैरेज का बिजनेस होता है, वो आते हैं सेक्शन 44AE के अंदर। प्रोफेशनल आते थे 44ADA के अंदर, अब बिजनेस आते थे 44AD के अंदर। ठीक है, और ये जो टर्नओवर की बात हो रही है ये आते हैं 44AB के अंदर। ठीक है, अब देखिए ट्रांसपोर्टर का समझिए। ट्रांसपोर्टर में कहता है कि मान लीजिए किसी का गवर्नमेंट की तरफ से ये प्रेस्क्राइब लिमिट है अंडर प्रिजम्पशन लिमिट में कि एक ट्रक के ऊपर गवर्नमेंट कहती है कि आप हमें एटलीस्ट 7500 रुपया इनकम दिखाइए मंथली। एक ट्रक के ऊपर 7500 रुपया पर व्हीकल्स पर मंथ, 7500 रुपया पर व्हीकल्स पर मंथ, मतलब अगर एक व्हीकल 7500 रुपया पर मंथ अगर गवर्नमेंट कहती है आप अर्न करते हो तो मंथली हो गया ईयरली हो गया 90,000 रुपया। तो एक ट्रक से 90,000 रुपया का इनकम आपको शो करना होगा, किसको? गवर्नमेंट को, अंडर द ट्रांसपोर्टेशन 44AE के अंदर प्रिजम्पशन बेसिस के आधार पर। तो मान लीजिए किसी का अगर 10 ट्रक हुआ तो एक ट्रक में अगर 90,000 का टैक्सेबल इनकम शो होता है तो 10 ट्रक में कितना होगा? 9 लाख रुपया। तो गवर्नमेंट कहती है कि 10 ट्रक के हिसाब से पकड़ के चलिए आप कि 9 लाख रुपया आप हमें टैक्सेबल इनकम शो कीजिए। आप ज्यादा ट्रक है तो और बढ़िया है, वेल एंड गुड, देश की प्रगति में आपका भी नाम लिया जाएगा। जितना आप इनकम देंगे गवर्नमेंट को उसके ऊपर जितना टैक्स बनेगा वो और बढ़िया है। लेकिन उनका कहना है कि 7500 रुपया पर व्हीकल्स पर मंथ के हिसाब से आप एनुअली कैलकुलेट करके हमें उतना इनकम एटलीस्ट शो कीजिए। तो हमने इन पूरों में ये समझा कि ये जो सारे प्रिजम्पशन बेसिस हैं ये एक प्रिस्क्राइब्ड रेट फिक्स करती है गवर्नमेंट की तरफ से कि जहां बुक्स ऑफ अकाउंट गवर्नमेंट को शो करना जरूरी नहीं होता है, और यहाँ एक एटलीस्ट रेट फिक्स है कि अगर आप इतना शो करते हैं तो गवर्नमेंट को आप बुक्स ऑफ अकाउंट मत दीजिए और आप निश्चिंत होकर गवर्नमेंट को अपने उस इनकम के ऊपर टैक्स दे दीजिए। तो इस ITR फॉर्म के अंदर आप ये बिजनेस, प्रोफेशन और ट्रांसपोर्टर का अंडर प्रिजम्पशन बेसिस ये सारे रेट को अपने इनकम को डिक्लेयर कर सकते हैं। ज्यादा हुआ तो अच्छी बात है, नहीं तो एटलीस्ट इतना दिखाना ही होगा। और इतना नहीं दिखा पाते हैं और आपका कम है, क्योंकि बहुत सारे बिजनेस ऐसे होते हैं जहां प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम होती है, 2% 3% होती है, और बहुत सारे ऐसे बिजनेस होते हैं जहां प्रॉफिट मार्जिन बहुत हाई होती है। जैसे लाइक मेडिसिन का बिजनेस में 25% 30% प्रॉफिट मार्जिन है, और अगर कोयला के व्यापारी देखें तो 2% 3% बिजनेस है, प्रॉफिट मार्जिन है। तो अकॉर्डिंग टू बिजनेस नेचर आपको या तो आप जितना है एक्चुअल वो दिखाइए, या तो एटलीस्ट इतना दिखाइए, और या अगर इससे नीचे दिखाते हैं तो क्या होगी? ज्यादा से ज्यादा आपकी ऑडिट होगी, मतलब जांच होगी। तो बाय CA एक बार ऑडिट होगी, जांच होगी, उसके बाद फिर डिपार्टमेंट के थ्रू उस ऑडिट की जांच होगी। उस वक्त आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन बिल्कुल करना है और आपको बढ़िया से गवर्नमेंट को प्रेजेंट भी करना है। लेकिन इस सब में हमने ये समझा कि कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि बुक्स ऑफ अकाउंट आपको मेंटेन नहीं करना है, गवर्नमेंट को शो नहीं करना है एट अ टाइम। जब आप फॉर्म सबमिट कर रहे हो उस वक्त पूरा डिक्लेरेशन नहीं देना है, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना जरूरी है। किसी भी लॉ के अंदर ये मेंशन नहीं है कि बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना जरूरी नहीं है, तो इस चीज को ध्यान दें। ठीक है, मैंने कहा अंडर इनकम टैक्स एक्ट 25,000 का फाइन है, अंडर GST 10,000 एटलीस्ट फाइन है। इस चीज को ध्यान दें, नेक्स्ट वीडियो में इस चीज को और कवर करेंगे हम। ठीक है, और देखिए इसके साथ साथ ये तो समझ गए पूरा PGBP का इनकम था, इसके साथ साथ सैलरी इनकम भी आप शो कर सकते हैं ITR 4 में। 1 हाउस प्रॉपर्टी से आई हुई इनकम को भी आप शो कर सकते हैं, एग्रीकल्चर इनकम को भी आप शो कर सकते हैं, अदर सोर्स ऑफ इनकम जस्ट लाइक बैंक इंटरेस्ट, FD इंटरेस्ट, डिविडेंड इनकम, इसको भी आप ITR 4 में शो कर सकते हैं। कौन कर सकता है? रेसिडेंट इंडिविजुअल HUF। ड्यू डेट क्या होती है? तो 31 जुलाई है ड्यू डेट, ज्यादा दिन है भी नहीं, सो हरी अप। एंड 31 दिसंबर 2023 है इसका बिलेटेड। बिलेटेड मतलब अगर आप भूल जाते हैं तो एटलीस्ट लास्ट में आप 31 दिसंबर तक लगा दें।
आपका कंसिक्वेंस ये होगा कि अगर आप लेट से लगाते हैं तो लेट फाइन आएगी। लेट फाइन कितना है? अगर इनकम आपका बिलो 5 लाख है तो 1000 का फाइन है, और अगर इनकम एबव 5 लाख है तो आपका 5000 का फाइन है। लेट और इंटरेस्ट और पेनाल्टी आपके जुड़ सकते हैं। तो आई होप ITR 4 से जो कंसेप्चुअल वीडियो है अंडर प्रिजम्पशन बेसिस, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स अकाउंट, इस सब के बारे में आपको क्लैरिटी आई होगी। फिर भी अगर आपके पास कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मिलते हैं आपका साथ नेक्स्ट वीडियो में ITR 5 के ऊपर वीडियो को लेकर। टिल देन समझते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। और एक चीज बात को समझ लीजिए, ऑडिट जो होता है तो ऑडिट के वक्त जांच होती है, जिसका मतलब वो नहीं कि संकट का विषय है, वो एक आधार होती है। तो बहुत लोग इसको ये समझते हैं कि ऑडिट ही है, जान थोड़ी है। ऑडिट ही है, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी है। इस चीज को ध्यान में रखिए, आराम से अपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हुए काम करते रहिए, फॉर्म फिलअप करते रहिए। मिलते हैं साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।